चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, मेरे साथ मौजूद हैं अदील सरफराज साहब। बड़ी अहम खबरें आपके सामने रखने जा रहे हैं। अदील सरफराज साहब से पूछेंगे कि ये चल क्या रहा है। एक तरफ तो इमरान खान साहब जेल में जो है वो पसजंदा हैं पिछले कोई 2.5 साल से। कैद तनाई, आज उनका कैद तनाई में 49वां दिन है। इमरान खान साहब के जो 2 बड़े उन्होंने नॉमिनेटेड किए थे लोग, एक तो महमूद अचकज़ई साहब, वो भी मुंतखब हो गए। मुंतखब किया कि वो उनका नोटिफिकेशन हो गया कौमी असम्बली में बतौर अपोजिशन लीडर। और फिर आज अल्लामा नासिर अब्बास राजा साहब का भी अपोजिशन लीडर सेनेट में उनका नोटिफिकेशन हो गया और बड़ी धुआंधार उन्होंने तकरीर भी की है, स्पीच भी की है। इमरान खान साहब जेल में हैं और कैद तनाई में भी हैं। एक तरफ तो वो ये आप कह सकते हैं कि ये उनकी फतह है इमरान खान साहब की, कि वो वहां से बैठकर सियासत सारी उनके गिर्द घूम रही है। एक तो ये हो गया, और दूसरा अदील साहब, हुकूमत जो चाहती थी, जो मौजूदा रजीम है, ये चाहती थी कि आपको अब जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 2 ग्रुप थे हमेशा से। एक वो ग्रुप था जो मज़ामत की बात करता था, एक वो ग्रुप था वो जो मफामत की बात करता था। अब मफामत वाला ग्रुप हावी हो गया है। वो आपको पहले फ्रंट फुट पर नजर आ रहा है कि वो लोग अब आगे जा रहे हैं, वो मुख्तलिफ अदालतों में जाके दरख्वास्तें भी दायर कर रहे हैं। उनके पीछे क्या असल में मामला। और फिर नाज़रीन आपको बताते हैं कि ये इमरान खान साहब का एक जज को थुपकी देने के हवाले से भी वो कहानी है कि एक जज को थुपकी दी गई जेल में। वहां पर जाकर इमरान खान, वो जैसे जिस तरह एक इमरान खान साहब से वो पंजाब पुलिस वाले गए थे उनसे तफ्तीश करने के लिए, तो इमरान खान साहब से वो तफ्तीश करने के बजाय उल्टा इमरान खान साहब लोगों ने लेसन देना शुरू कर दिया। अच्छा बताएं जी कि मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो मैं पुलिस में क्या क्या इस्लाहत लाऊं। तो जज साहब जो थे वो असल में कहानी क्या है, ये बड़ी अहम खबरें हैं। अदील भाई ये बताएं कि सबसे पहले हम इमरान खान साहब के जो 2 बड़ी फतूहात है यहाँ से शुरू करते हैं। देखें, ये 2 बड़ी फतूहात तो हमें नामुमकिनात में से नजर आती हैं जी। कुछ अरसा पहले अगर हम जाएं माजी में 6 माह उदा खाली रहे ना जी, 6 माह उदा खाली रहा, और 6 माह में के आप देख लें कि शुरू के जो 5-5.5 माह थे, ऐसा लग रहा था कि कांटा लगा हुआ है इन 2 नामों बिल्कुल, क्योंकि ये 2 नाम अडयाला जेल से आए थे। अब अचानक से ऐसा क्या हुआ? पहले तो कुछ लोगों ने ये खबरें चलाई कि शायद मियां नवाज शरीफ साहब ने फोन करके ये सब किया, तो वो तो अचकज़ई साहब ने भी उस बात की तरदीद कर दी। मुझे तो अगर बीच में आप वज़ारत उस्मा देंगे तो मैं नहीं लूंगा, ये तो कायदे इख्तिलाफ का उहदा है। और फिर दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब अगर इतने ही बाअसर होते तो आज वो गायब ना होते मंजरनामे के ऊपर। ऐसे ना होता कि नवाज शरीफ साहब को ढूंढने पर भी वो हमें ना मिलते, तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। और नवाज शरीफ साहब अब मौजूदा सियासत के अंदर, ये बात आपको अच्छी लगे ना लगे, इर्रेलेवेंट हो गए। जी जी जी। तो इतना तो बाइख्तियार नहीं है कि वो महमूद अचकज़ई साहब को कायदे इख्तिलाफ लगवा सके। जहाँ तक ताल्लुक है उनको कायदे इख्तिलाफ लगवाने का, और फिर अल्लामा राजा नासिर अब्बास का भी आज नोटिफिकेशन होने का, इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत से इशारे हमें मिल रहे हैं। और इनका जो आप कह सकते हैं कि हवाला है वो बैनुल अक़वामी सियासत से भी जुड़ा नज़र आता है, क्योंकि वहां पर भी बहुत कुछ हो रहा है। और मंजरनामा सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही तब्दील नहीं होता, अब तो आलमी सतह पर भी तब्दील हो रहा है। अमन मीर साहब ने भी कल कॉलम इस पर लिखा था। उन्होंने भी कहा था कि उन्होंने ये कहा था कि भाई तौर पर मैं समझता हूँ कि जो अल्लामा नासिर अब्बास राजा या महमूद अचकज़ई साहब का जो नोटिफिकेशन हुआ है, उन्होंने कहा कि ये कैदी नंबर 804 की फतह है। ये कहा जा सकता है, कोई किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, ये उनकी फतह है। उन्होंने ये लिखा था कि बुनियादी तौर पर जो ईरान के अंदर रजीम चेंज के हवाले से बात हो रही है कि ईरान के अंदर रजीम चेंज किया जाए, उसका असर पाकिस्तान पर भी पड़ने वाला था, क्योंकि अगला टारगेट जो है वो पाकिस्तान था कि ईरान के अंदर रजीम चेंज करेंगे और फिर पाकिस्तान। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है अदील साहब, सवाल ये पैदा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमें तो कल तक ये बताया जा रहा था कि जी डोनाल्ड ट्रंप हमारा, और फिर शर्म शेख में हम जिस तरह वो शहबाज शरीफ साहब वहाँ स्पीच कर रहे थे, वो अब उसके क्या कहें, बंदर की तरह नहीं गैर मुनासिब, चले ये गैर मुनासिब है जी, हम नहीं कहते। वो कह रहे थे जी कि हम एक दफा फिर, उन्होंने कोई 5वीं दफा वहां पर नोबेल इनाम के लिए, और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने एक निजी ट्वीट भी उसने पब्लिक कर दिया जी, वो नेटो के सेक्रेटरी जनरल का। तो उससे तो कोई बैद नहीं ना कि वो कुछ भी कर सकता है डोनाल्ड ट्रंप, ये उसी के साथ जुड़ा हुआ है। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। लेकिन अदील साहब ये बताएं कि जो मफामत वाला जो गालिब हल्का था, जो चाहता था कि हम जो है वो मुज़ाकरात करेंगे, इधर से हुकूमत की ऑफर भी मौजूद है। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा है, उन्होंने कहा जी कि हमारी तो आज भी मुज़ाकरात की जो
ऑप्शन है वो खुला हुआ है और हम दरवाजे हमारे खुले आए। और फिर आपने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो बेस्ट जो क्या नाम है उनका जो वज़ीर इत्तलात रहे खैबर पख्तूनख्वा के सैफ बेस्ट साहब भी गए आज, उन्होंने पिटिशन दायर की कि भाई कोई मुलाकात का मैं मौका दिया जाए। वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुख्तलिफ सेनेटर्स जब अल्लामा राजा नासिर अब्बास का नोटिफिकेशन हुआ तो वहाँ पर गए। उन्होंने एक मरतबा फिर न सिर्फ इमरान खान साहब से मुलाकात की बल्कि और भी उनके जो केसेस हैं उन पर दरख्वास्तें दायर की हैं। बैरिस्टर गौहर भी गए थे, बड़ा वफ्द किया। और ये वो लोग हैं, आपकी बात दुरुस्त है, गालिब अब वही नज़र आते हैं जो मफाहमत के हामी हैं जी। और वो लोग जो कुछ अर्सा कबल बिलखसूस सोहेल अफरीदी साहब के वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद पस पर्दा आप कह सकते हैं कि पर्दे से गायब हो गए थे, अब अचानक से वो लोग भी मेन स्ट्रीम में नज़र आ रहे हैं और फ्रंट फुट पर आकर कोशिशें कर रहे हैं कि बातचीत आगे बढ़े। जो इमरान खान साहब की रिहाई है, रिहाई ना भी हो तो कम अज़ कम उनसे मुलाकात तो हो जाए। तो इस ज़मन में ये जो एक्टिविटी अचानक से शुरू हुई है, मैं जैसा कि पहले कहा कि इसका ताल्लुक बैनुल अक़वामी जो सियासत है उसके ऊपर रोनमा होने वाली 8 फरवरी से भी जुड़ा हुआ इसका ताल्लुक। 8 फरवरी से मैं समझता हूँ कि इतना नहीं जुड़ा जितना हम लोग गुमान कर रहे हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ, मेरी अम्बल सी जो अंडरस्टैंडिंग है, रियासत इतनी भी कमज़ोर नहीं होती कि एक एहतजाज से घबरा जाए। वो एहतजाज क्या है, बेसिकली तो पहिया जाम हड़ताल है, जो हो भी जाएगा। देखें वो तो अगर इनके साथ मुज़ाकरात हो ना हो वो सब चीज़ें फिर भी होंगी, लेकिन वो क्या कितने दिन होगा, 1 दिन 2 दिन, उसके बाद चीज़ें मामूल पर आ जाएंगी। ये एहतजाज वो वाला नहीं है जो 26 नवंबर को किया जी जी जी। और 26 नवंबर को जिस तरह का हमने यहाँ पर रद्द-ए-अमल देखा था, उसके बाद अब रियासत को इतना तो मालूम है कि उस लेवल का एहतजाज अब मुमकिन नहीं है इस मुल्क में, और ये हम सबको भी मालूम है। जहाँ तक ताल्लुक है ना बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो ट्रंप का एक प्रेशर है, ट्रंप के प्रेशर के अलावा ओवरऑल ईरान की जो सूरत हाल है, गज़ा की जो सूरत हाल है, इस सब के ऊपर मैं समझता हूँ, जो मेरी हम्बल सी अंडरस्टैंडिंग है, यू मे डिसएग्री विद मी, हमारी रियासत ने ये फैसला किया है कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कम से कम सेम पेज पर होने चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक है बोर्ड वाला मामला जो है, जहाँ तक फॉरेन पॉलिसी है, वहाँ पर हमें सेम पेज पर होना चाहिए ताकि पाकिस्तान इतना वल्नरेबल ना हो जितने दीगर ममालिक इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं। वेनेजुएला की पोजीशन हमारे सामने है, ईरान की पोजीशन हमारे सामने, उस सब में ऑब्वियसली आप अगर चाहते हैं कि आपके साथ अपोजिशन जमातें भी आपके उस बयानिए को टो करें तो फिर आपको उन्हें भी कुछ देना होगा बदले में। तो मैं समझता हूँ कि ये उस जानिब एक चीज़ है, और इससे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कार्ड्स बेहतर अंदाज में खेलती है तो वो काफ़ी कुछ हासिल भी कर सकती है, इसको अपने हक में भी इस्तेमाल कर सकती है सिचुएशन को, जो कि इस वक्त नज़र आ रहा है कि पीटीआई की क़यादत कर रही है और उनकी इंटेंशंस भी हैं। महमूद अचकज़ई की जो गुज़िश्ता रोज़ की तकरीर है उसको भी हम इतना हल्के में नहीं ले सकते। बड़ी उम्दा तकरीर थी और बड़ी खुलकर भी उन्होंने उस पर बातें की हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें जो तवक्को की जा रही थी कि वो करेंगे, उन्होंने नहीं की। उन्होंने पहले ही अपनी स्पीच में, दिल साहब मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, आप शायद उससे इख्तलाफ करें, पहले जो उन्होंने स्पीच की है बड़ी मैच्योरिटी वाली स्पीच थी। उसमें उन्होंने मुज़ाकरात का, मुकालमे की दावत दी है, मुफाहमत की दावत दी है कि आए बैठें एक मेज़ पर, मुकालमा करें, हम इस मुल्क को, हम जो मसाइल इस मुल्क के अंदर हैं उसे उससे निकालें। और फिर बिलखुसूस जो उन्होंने अफगानिस्तान जो हमारे जो पड़ोस के ममालिक हैं उस हवाले से जो बात की है कि भाई बड़ी माकूल बात की है उन्होंने कि आप सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर लोग हैं उन्हें बुलाएं, एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस ईरान अफगानिस्तान के लोग बैठाएं, उन्हें कहें अगर आज हम ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, तो हम उनके सामने सबूत रखें और कहें भाई कि ये हो रहा है, आप इन लोगों को जो ये कर रहे हैं आप इन लोगों से निपटें, और हम उन लोगों को जामिन बनाएं इस हवाले से। और आपकी ये बात दुरुस्त है कि ये जो इंटरनेशनली तराजर में जो डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं उस हवाले से कि एक पेज पर कम अज़ कम पाकिस्तान की जो तमाम सियासी लीडरशिप है, क़यादत है, वो एक पेज पर होनी चाहिए। और ये इसी सिलसिले की कड़ी है कि ये सारी कोशिशें जो है वो हो रही हैं। और जिस तरह आपने कहा है कि हमें ये नहीं लग रहा था, इन पर काटा था अल्लामा नासिर अब्बास राजा साहब पर और महमूद अचकज़ई साहब पर, कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये जो है वो अपोजिशन लीडर इमरान खान साहब के नॉमिनेटेड किए हुए लगेंगे। लेकिन बिल आखिर सियासत तो यार सियासतदान ही करते हैं ना। बिल्कुल आपकी बात, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। और देखिए महमूद अचकज़ई जो हैं उनको आप एक सिर्फ कौम परस्त जो एक सियासी रहनुमा उसके तौर पर नहीं ले सकते। एक तवील, अब आपने सोहेल बड़ाई साहब का यार 80 साल, हाँ 125 साल उन्होंने कहा कि उनका 125 साल हो गए कम से कम। उनके वालिद साहब का पूरा एक उनकी एक तहरीक है, उनकी एक शख्सियत है। और अगर वो यहाँ पर आए हैं और उनको ये मौका अगर मिला है तो उन्हें भी यहाँ पर अब अमली तौर पर
پاکستان کی بہتری کے لیے اور جو ملکی حالات ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور اس میں اب تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی نظریں اس وقت مرکوز محمود اچکزئی کے اوپر ہی ہیں. صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں، گو کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس امانت ہے، یہ جو سیٹ ہے یہ عمران خان صاحب علامہ کی ناصر امانت ہے عباس اور میں راجہ اس صاحب میں نے بھی یہی خیانت کہی نہیں ہے. کروں گا، جو ہاں. کہ نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر آپ ایک اب سمجھتے ہیں کہ مفاہمت کا کردار ادا کرتے ہیں، اور آپ جو اس وقت دوریاں پیدا ہو گئی ہیں سیاسی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپس میں جو سیاستدان ہیں، چاہے عمران خان ہے، چاہے شہباز شریف ہیں، چاہے ہماری مقتدر ہے اسٹیبلشمنٹ ہے، ان سب کو اگر وہ دور کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ امانت میں خیانت نہیں ہوگی. لیکن ایک بات اور عادل صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ محمود اچکزئی صاحب کے حوالے سے اپنے ناظرین کو بھی بتا دیں کہ محمود اچکزئی صاحب جو ہے وہ اصول پرست سیاستدان ہے. ناظرین آپ کو بتائیں کہ کل پاناما کیس آپ نے کور کیا، میں نے بھی کور کیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاناما کیس میں محمود اچکزئی صاحب روزانہ کی بنیادوں پر نواز شریف صاحب کے ساتھ ادارے یکجہتی کے لیے جایا کرتے تھے. اور جس وقت 2014 کا دھرنا ہوا تو اس وقت محمود اچکزئی قانون کے ساتھ کھڑا تھا، آئین کے ساتھ کھڑا تھا محمود اچکزئی. اور جب پاناما کیس جب ہوا، عمران خان صاحب چادر پہن کے ہاں وہ نقل نکالی کیا کرتے تھے. اور جب پاناما ہوا تو اس وقت بھی محمود اچکزئی طاقت کے ساتھ نہیں، وہ اس وقت اصول کے ساتھ، قانون آئین کے ساتھ کھڑا تھا. عذاب بعد جب یہ 8 فروری کے انتخابات ہوئے تو اس کے بعد یہ جو موجودہ سیٹ اپ آیا، رجیم آئی، محمود اچکزئی کی دانش، فہم اور فراست کے مطابق یہ تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ جس طرح یہ لوگ مسلط کیے گئے. ہمارے دوست اور آپ کے بھی دوست ہیں اسد طور صاحب، وہ تو انہیں کہتے ہوتے ہیں فارم 47 کی لاسٹک شدہ شلوار پہنا کر انہیں مسلط کیا گیا ہے. تو محمود اچکزئی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اور کل عمران خان پاور میں آتا ہے نا تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ محمود اچکزئی عمران خان کا ساتھ دیں گے. اگر عمران خان آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے تو وہ ان کا ساتھ دیں گے. بارے دیگر محمود اچکزئی آئین کے ساتھ کھڑے ہوں گے اگر اس وقت اپوزیشن یہ بات کر رہی ہوگی. پی ڈی ایم دور میں ہم نے دیکھا محمود اچکزئی بڑھ چڑھ کر آگے تھے، نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے. جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا اور اس کے نتیجے میں شہباز شریف حکومت میں آئے، اور پھر ہم نے دیکھا الیکشنز ہوئے اور پھر محمود اچکزئی کی آج مختلف پوزیشن ہے. تو بالکل آپ کی بات درست ہے، اصول ہوتے ہیں اور ان اصولوں کی قیمت بھی چکانا پڑتی ہے. کل تک انہی اصولوں کی بنیاد پر جو آپ کو محب وطن گردانتے تھے آج وہی آپ کو اینٹی نیشنل ہونے کا طعنہ بھی دے رہے ہیں. لیکن اس سب کے باوجود دیکھیں جتنے بڑے یہ لوگ ہیں، جتنا بڑا یہ بیگیج لے کر اپنے ساتھ چل رہے ہیں ایک تحریک کا، انہیں پھر اتنا بڑا قد اپنا دکھانا بھی پڑے گا سیاست کے اندر. اب پیٹی ایشوز کے اوپر نہیں بلکہ انہیں نیشنل لیول کے اوپر سوچنا ہوگا. اور جو اس وقت ایک ڈیلیما ہمارا بن چکا ہے ملک کے اندر، ایک نفرت کی سیاست پیدا ہو چکی ہے، اس کو ختم کرنے میں یہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. انہیں صرف یہ نہیں ہے کہ یہ عمران خان کی بات منوائیں گے تو ہی یہ بڑے لیڈر ہوں گے، یہ عمران خان سے بھی کچھ منوائیں گے تو ہی یہ بڑے لیڈر ہوں گے جب دونوں فریقین کو یہ سیم پیج پر لے کر آئیں گے. اور میں سمجھتا ہوں اس ضمن میں انہیں کوششیں اب شروع کر دینی چاہیے. اور دوسری جانب جو اب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ باقاعدہ درخواستیں بھی دائر ہونا شروع ہو گئی ہیں، ایک مرتبہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات شاید آئندہ آنے والے چند دنوں میں ہو جائے، وہ بھی اب ممکن ہمیں اس وجہ سے نظر آ رہی ہے. سلسلے کی کڑی ہے، بالکل یہ سب اسی سلسلے کی کڑی ہے اور اب حالات اسی جانب ہمیں جاتے نظر آ رہے ہیں. محمود اچکزئی ہوں، علامہ راجہ ناصر عباس ہوں، یا اوورآل پاکستان تحریک انصاف کی وہ قیادت جو مفاہمت پسند ہے، وہ اب فرنٹ فٹ پر. لیکن ایک بات عادل صاحب میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب مکالمہ ہوتا ہے نا تو پھر کچھ لو دو کی حیثیت ہوتی ہے. ایک نہیں ہوتا کہ جو آپ کے مطالبات ہو وہی آپ کے مانے، کچھ چیزوں سے آپ کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. آپ اگر گھر سے نکلتے ہیں آپ کے ذہن میں 10 مطالبات لے کر کہ میں نے فلاں شخص سے 10 مطالبات منوانے ہیں، وہ پھر مذاکرات نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، وہ یا تو طاقت سے منوائے جاتے ہیں یا پھر ضد سے نہیں مانے جاتے اور آپ واپس آ جاتے ہیں گراؤنڈ زیرو کے اوپر. جب آپ گھر سے نکلتے ہیں 10 چیزیں لے کر کے یہ میں نے منوانی ہے تو آپ کے ذہن میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ بھائی آگے والا جو آئے گا نا وہ بھی 10 چیزیں لے کر آئے گا. تو پھر آپ نے ایک مڈل گراؤنڈ لینا ہوتا ہے، وہاں پر آپ نے اپنے بھی مفادات کو دیکھنے ہیں اور دوسرے شخص کی، دوسری فریق کو بھی آپ نے دیکھنا ہے، اس کی کیا بات ہے اس کو بھی ماننا ہے، اور پھر وہاں پر آپ کے جا کر مذاکرات ہوتے ہیں. جب آپ ون سائیڈڈ ایک افیئر لے کر چلیں گے اور آپ سے ایکسپیکٹ یہ کیا جائے گا کہ بھائی آپ ہمارے ہی منوائیں، تو یہ غلط فہمی پاکستان تحریک انصاف کو بھی ہوگی اور یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے نہ عمران خان صاحب کو نہ پاکستان تحریک انصاف کو. بالکل. اچھا آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑی خبر پر آنے سے قبل ایک میں آج فیلڈ مارشل صاحب نے بھی خطاب کیا ہے، وہ میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں. یہ نیشنل اکیڈمی پولیس جو ہے وہاں گئے، وہ پولیس اکیڈمی وہاں پر انہوں نے خطاب کیا. انہوں نے وہاں پر جو یادگار شہداء تھی وہاں پر پھول بھی جڑائے اور انہوں نے کہا کہ امن قائم رکھنا ہے، قانون کی بالادستی یقینی بنانا ہے اور عوام کی حفاظت میں اپنی جانیں قربان کر چکے فیلڈ مارشل نے دہشت گردی، جرائم اور داخلی سلامتی کے
चैलेंज के दौरान पुलिस की कुर्बानियों को भी सराहा। फील्ड मार्शल ने आईजी पुलिस, एडिशनल आईजी और दीगर सीनियर पुलिस जो अफसरान थे उनसे भी खिताब किया। बैनुक़वामी ऑर्गेनाइजेशन जदीद पुलिसिंग आपका जो सिस्टम है और अवाम के इत्माद को बढ़ाने पर भी जोर दिया है, और जो मजबूत पेशा वराना और अवाम दोस्त पुलिस फोर्स दाखिली सलामती और कानून की बालादस्ती के लिए नागज़ीर है, ये बात उन्होंने की है। इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में एक जज को भी थपकी दी है, ये क्या मामला है? ये सुन रहे हैं कोई जज साहब इंस्पेक्शन के लिए वहां पर गए थे, कोई मातहत अदलिया के जज साहब थे, तो वो गालिबन उनके सेल के करीब से गुजरे तो इमरान खान साहब, अभी हमारे दोस्त हैं जुल्करनैन इकबाल साहब, वो बता रहे थे, उन्होंने शायद ये बात कहीं ब्लॉग में भी कही कि इमरान खान साहब के सेल के करीब जब वो जज साहब पहुंचे तो जज साहब को इमरान खान साहब ने बुला लिया और उन्हें अपने पास बुलाया। जब वो पहुंच गए तो जज साहब शायद थोड़े से हैरान भी हुए कि मुझे क्यों बुला लिया है, तो फिर उनसे वो पूछने लग गए कि और बताएं क्या हो रहा है। और जज साहब गालिबन देख रहे होंगे, आसपास कैमरे भी लगे हुए हैं, इमरान खान साहब जाहिर बात है उनके सेल से बाहर वो तो ऐसी वैसी बात भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इस बात की तस्दीक गालिबन हुई है या नहीं मुझे नहीं मालूम, मैंने तो जुल्करनैन साहब से ही सुना है। और भी शायद वो जस्टिस आमिर फारूक साहब के हवाले से भी वो उन्होंने ये कहा जी कि वो जब असल में इमरान खान साहब का जिस तरह आपने कहा कोई फिल्टर तो उनके लगे हुए नहीं है कि वो बात करें, वो जज साहब गुजर रहे थे तो उन्होंने उन्हें बुलाया, तो उन्होंने पूछा जी को उनसे कि जी वो एकदम तो वो जज साहब बड़े परेशान हुए कि यार ये क्या मामला हो गया है। उन्होंने फिर देखा आगे पीछे तो कैमरे तो लगे हुए थे। अच्छा, इमरान खान साहब ने वहाँ पर जो अपने खिताबत के जोहर दिखाना शुरू किए हैं और उन्हें कहा जी कि आपके वो सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने आपने घबराना नहीं, उन्होंने कहा कि आपने घबराना नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा जी कि वो आपके दोस्त कर्नल आमिर का क्या हाल है, तो उन्होंने कहा कि कौन से, मेरे तो कोई दोस्त कर्नल नहीं, आपके बॉस कर्नल आमिर। अच्छा, आपके बॉस कर्नल आमिर का क्या हाल है? तो उन्होंने कहा जी मेरा तो कोई बॉस कर्नल आमिर नहीं है, कोई इस तरह की। वो तो एकदम से वो कहते हैं ना पौंथल के, जिस तरह उन्होंने ये बात की ना इमरान खान साहब ने, तो वो पंजाबी में पौंथल कहते हैं ना, वो जज साहब एकदम से पौंथल के कि यार ये क्या कह रहे हैं। अच्छा, उन्होंने कहा नहीं मैं वो जो बात कर रहा हूँ ना वो आपके वो दोस्त जो कर्नल आमिर है वो जस्टिस आमिर फारूक साहब के हवाले से। तो वो बिल्कुल जाम हो गए उस जगह पर, जहाँ खड़े थे वहां ही खड़े रह गए, उन्होंने आगे कोई बात नहीं की। उन्होंने तो सोचा होगा यार किस तरह किसी तरीके से यहाँ से मैं अपनी जान छुड़ाऊंगा और यहाँ से मैं आगे चला जाऊँ, क्यों। वो तो आप जानते हैं कि जब यहाँ पर वो नैब अमेंडमेंट वाले केस में जब इमरान खान साहब वीडियो लिंक पर पेश हुए थे तो उस वक्त उन्होंने क्या कहा था, वो रोकते रह गए जज साहबान सारे। वो आजकल के आपके जो मालूम इंसानी तारीख के सबसे बड़े जो जूरिस्ट जो है हाजी अमीनुद्दीन किबला काजी साहब, इन्होंने भी खान साहब को कहा था नहीं यहाँ पर सियासत की बात ना करें, तो काजी साहब ने कहा नहीं आप कैरी ऑन। तो फिर उन्होंने बात की थी, तो उसके बाद जो वो फिल्टर के बगैर सारा कुछ क्या गया जी यहाँ पर ये कंट्रोल हो रहा है जी। और फिर जस्टिस अतर मिल्ला साहब ने कहा ये जो आपने बड़ी ये बात की ये तो बड़ी खौफनाक बात है कि वहाँ पर। और फिर वो काजी साहब ने कहा था कि हम इंस्पेक्शन के लिए एक यहाँ से खुफिया टीम भेजेंगे, वो मेरे ख्याल में भेजी थी कि नहीं भेजी थी? सर देखिए खुफिया का मतलब क्या होता है, वो खुफिया तौर पे गई होगी इंस्पेक्शन करके, खुफिया तौर पर काजी साहब को बता दी होगी और काजी साहब ने उस बात को खुफिया रख लिया होगा। उन्होंने कहा था कि मैं आपको पता भी हमारी इत्तलात के मुताबिक तो कोई टीम नहीं गई, कोई टीम नहीं गई थी। वो खाली काजी साहब ने भी कहा कि जान छुड़ाए, इनसे जल्दी कराई उनको कि भाई हम भेजेंगे एक टीम, आप तसल्ली रखें। हालांकि इमरान खान साहब को आपको पता है खुफिया टीम की या किसी इंस्पेक्शन टीम की जरूरत तो है नहीं। वो तो जिस तरह का उनका मोराल हमें नजर आ रहा है, इस तरह की बातें सुना के, तो कम से कम वो तो कहीं से भी डाउन होता नजर नहीं। अच्छा, जाते जाते ये उनकी बहनें आज पहुंची हुई है जी, अभी मुलाकात का वक्त खत्म हो चुका है और मुलाकात नहीं हुई, हस्बे मामूल वो जो राज उनका नाका है गालिबन, अभी आए हुए थे टिकट्स, तो बता रहे हैं कि वहां पर ही वो मौजूद है बहनें, उन्होंने वहां पर कुरान ख्वानी भी करवाई और लेकिन मुलाकात आज बहरहाल नहीं हो सकी। बैरिस्टर गौहर भी वहां पर ही मौजूद है, मुलाकात किसी की भी। उन्होंने क्या कहा, वो बैठेंगे या वहां से? अभी तक तो कोई इत्तलात नहीं आई, लेकिन अभी तक वो मौजूद वहां पर ही हैं, मौजूद है। इसका मतलब धरना देंगे गालिबन, और अगर बैरिस्टर गौहर वहां पर हैं तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है नए जो नोटिफाइड कायदे इख्तिलाफ हैं सेनेट में और असेंबली में वो भी इदारे यकजहती के लिए पहुंच जाए। तो नाज़रीन, ये थी कुल मिलाकर आज की खबरें जो हमने आपके सामने रखी हैं, और दिल सरफराज साहब ने उस पर अपना तजज़िया भी दिया है, खबरें भी दी हैं। मुझे और दिल सरफराज साहब को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।